हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडी क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे कुमाऊं का चंद राजवंश और उनका उदय जो हुआ था। अभी तक जो था हमने कार्तिकेयपुर वंश पढ़ा था और उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो सारे हमने कंप्लीट करे थे ऑडियो नोट में। तो ये सिर्फ रिवीजन के लिए है। अगर आपको इनका मतलब अच्छे से इनको पढ़ना है तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, फिर ही आपको समझ में आएगा। और ये वीडियो सिर्फ रिवीजन के लिए है, तो रिवीजन करना है आपको तो आप इसे अच्छे से सुन सकते हैं और उसके बाद आपको दोबारा बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चंद वंश की स्थापना चंपावत के राजबुंगा किले से हुई थी। चंदों का मूल निवास जो है प्रयाग में गंगा पार झूसी था। काली कुमाऊं चंपावत का उपनाम है। चंद वंश के इतिहास स्रोत बालेश्वर मंदिर में कराचल देव फिर है कि चंद वंश के इतिहास का जो स्रोत है वो बालेश्वर मंदिर के कराचल देव का लेख जो है वो चमोली का गोपेश्वर का त्रिशूल लेख पिथौरागढ़ के आनंदपाल के बास्ते ताम्रपत्र से मिलता है। तो क्या कह रहे हैं कि जो चंदवंश का जो इतिहास है उसके जो स्रोत हैं बालेश्वर मंदिर के लेख से, कराचल देव के लेख से, गोपेश्वर चमोली गोपेश्वर में जो त्रिशूल लेख है उससे, पिथौरागढ़ के आनंदपाल का बास्ते ताम्रपत्र से मिलता है। मझेरा ताम्रपत्र से चंद व बम शासकों के संबंध का पता चलता था। तो जो मझेरा ताम्रपत्र है चंदों का, उससे बम जो शासक थे, बम मतलब गोरखा शासन या को बम भी कहते थे, बम शासक भी कहते थे, तो उनका पता चलता है। और बास्ते ताम्रपत्र जो है वो मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित है। इसके बाद है जो पाभे ताम्रपत्र का संबंध है वो चंद शासक विजय चंद से है। और मोनाकोट ताम्रपत्र चंद शासकों के करों से संबंधित था। क्या कह रहे हैं कि जो मोनाकोट का ताम्रपत्र है वो जितने भी चंद शासकों के समय कर लिए जाते थे होंगे उनसे संबंधित था। चंदों की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो चंपावत से थी, जो कि चंपावती नदी के तट पर स्थित है। और बाद में अल्मोड़ा राजधानी इन्होंने बनाई थी अपनी। तो इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो चंपावत थी, जो कि चंपावती नदी के किनारे थी। और बाद में इन्होंने अल्मोड़ा में अपनी राजधानी बना ली थी। ठीक है, फिर है देवी सिंह या देवी चंद के समय देवीपुर राजधानी बनाई गई। चंदों के समय राजमहल को चौमहल कहा जाता था। और चंद राजाओं की वंशावली मानवोदय काव्य में दी गई है। क्या कह रहे हैं कि देवी सिंह और या देवी चंद जो है, देवी चंद का नाम देवी सिंह भी है, तो उनके समय देवीपुर राजधानी बनाई गई थी। और जो चंदों का राजमहल होता था उसे चौमहल कहते थे। और इनकी जो वंशावली है वो मानवोदय काव्य में दी गई है। तो ये था उनका उदय। उसके बाद है सर्वप्रथम जो चंद शासक हैं कौन थे वो कमेंट करें, है ना। तो याद करने के लिए कमेंट कर दें आप। उसके बाद है हमारे पास जो इसके जो हम जितने भी शासक हैं उनको हम पढ़ेंगे। देखते हैं कहाँ तक वीडियो जाती है, क्योंकि चंद शासक में काफ़ी बड़ा डाटा है। तो अगर इसकी 2 वीडियो भी आ सकती है और एक भी हो सकती है। तो चलिए पहले हम प्रथम जो शासक था स्थापना की थी जिसने, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चंद शासक है सोमचंद। तो चंद वंश की स्थापना को लेकर इतिहासकार हैं जो काफ़ी उनमें वो है, उनको समझ में मतलब उनका यह है कि काफ़ी अलग अलग उत्पत्ति हुई थी चंद शासक की। तो अनुमान था कत्यूरी शासन के अवसान पर ही चंद शासक की उत्पत्ति हुई थी। जो कत्यूरियों का खत्म हुआ था शासन, उसके बाद चंद शासक की उत्पत्ति हुई। तो सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना की थी 1020 से 1025 ईस्वी में। उसके बाद है सोमचंद भगवान शिव का उपासक था। 10वीं शताब्दी में लोहा घाट के आसपास सुई राज्य था जिस पर उसने ब्रह्मदेव शासन कर रहा था। तो क्या कि सोमचंद जो थे शिव का उपासक था। और 10वीं शताब्दी में लोहा घाट के पास जो सुई राज्य था वहाँ पर ब्रह्मदेव का शासन था। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार सोमचंद 27 आदमियों को लेकर श्री बद्रीनारायण की यात्रा पर आए हुए थे, जिसे काली कुमाऊं के सूर्यवंशी शासक ब्रह्मदेव ने 15 बीघा जमीन दहेज में दी थी। तो क्या कह रहे हैं कि बद्रीदत्त पांडे के अनुसार सोमचंद जो 27 लोगों को लेकर श्री बद्रीनारायण की यात्रा पर आए हुए थे, तो जिसे काली कुमाऊं के सूर्यवंशी शासक, यानी कि क्वेश्चन भी बन सकता है कि काली कुमाऊं का सूर्यवंशी शासक कौन था, तो ब्रह्मदेव था। तो ब्रह्मदेव ने इन्हें 15 बीघा जमीन दहेज में दी थी। किसको दी थी? सोमचंद को। ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से कराया था और दहेज स्वरूप चंपावत को कोतवाल छावनी भेंट की थी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो सोमचंद थे वो यहाँ पे यात्रा के लिए आए हुए थे, तो उनको ब्रह्मदेव का जो मतलब काफ़ी सूर्यवंशी शासक था ये, तो इसने अपनी बिटिया का विवाह जो था वो किससे कराया था? सोमचंद से कराया था। तो उसे फिर दहेज के रूप में 15 बीघा ज़मीन दी थी और कोतवाल छावनी भेंट की थी।
ठीक, इसके बाद सोमचंद ने चंपावत में राजबुंगा किले का निर्माण कराया और इस किले से सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना की। तो इसके संस्थापक कौन माने गए? सोमचंद वंश के सोमचंद। कैसे माने गए? कि यहाँ पे 27 लोगों के साथ बद्रीनारायण के बद्रीनाथ की यात्रा करने आए हुए थे और काली कुमाऊँ के सूर्यवंशी ब्रह्मदेव ने इनके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया और इन्हें 15 बीघा ज़मीन दे दी और एक कोतवाली छावनी भेंट कर दी। उसके बाद इन्होंने राजबुंगा किले का निर्माण कराया और जहाँ से चंद वंश की स्थापना हुई। सोमचंद कन्नौज नरेश का भाई था, जो कि प्रयाग के शासक चंद्रपाल फुर का वंशज था, जिसकी राजधानी कन्नौज थी। तो सोमचंद कहाँ था? कन्नौज नरेश का भाई था, जो कि प्रयाग के शासक चंद्रपाल फुर का वंशज था, जिसकी राजधानी कहाँ पे थी? कन्नौज में थी। तो एटकिंसन और वाल्टन बद्रीदत्त पांडे ने चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट झूसी बताया है, जबकि इलियट के अनुसार चंदों का मूल निवास झांसी बताया गया है। तो ऐसे जो हमारे इतिहासकार हैं उनके द्वारा कई लोग कहते हैं कि जो चंदों का मूल निवास था वो झूसी में था और कई इलियट जी कहते हैं तो चंदों का मूल निवास कहाँ पे था? झांसी में। ठीक, इसके बाद सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे, कार्की, बोहरा, तड़ागी एवं चौधरी। तो मूलतः नेपाल के थे, जिन्हें चराल या चरहाल कहते थे। ठीक, तो ये थे हमारे नियुक्त किलेदार जो किले पे रहते थे 4 लोग, उनके बारे में है ये। इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। उसके बाद है सोमचंद ने सर्वप्रथम दौड़कोट में रावत राजा को पराजित किया। सोमचंद ने मेहरा व फर्त्यालों को मंत्री व सेनापति बनाया, जिसका मुख्य सेनापति कालू तड़ागी था। ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि सोमचंद ने सर्वप्रथम दौड़कोट के रावत को पराजित करके पराजित किया था। ठीक, उसके बाद है सोमचंद ने मेहरा और फर्त्यालों को मंत्री और सेनापति बनाया था, जिसमें कि मुख्य सेनापति जो था वो कालू तड़ागी था। मेहरा लोग कटोलगढ़ व फर्त्याल लोग डुंगरी में रहते थे। क्या कह रहे? जो मेहरा लोग थे वो कटोलगढ़ में रहते थे और फर्त्याल लोग डुंगरी में रहते थे। सोमचंद ने विधिवत रूप से पंचायती राज व्यवस्था भी चलाई थी। सोमचंद ने ग्रामों में बूढ़ा व सयानों की नियुक्ति की थी। तो यहाँ उस टाइम के वहाँ पे जो पंचायती राज था उसमें बूढ़ा और सयाना नियुक्त किए गए थे। तो यहाँ पे माना जाता है कि जो कुमाऊँ का पंचायती राज व्यवस्था का जनक है वो सोमचंद ही है। तो क्वेश्चन में आएगा कि कुमाऊँ का पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? तो सोमचंद को कहा जाता है। चंद शासक सोमचंद ने समाज को 8 वर्गों में विभक्त किया था। सोमचंद डोटी के राजा को कर दिया करता था। क्या था? कि सोमचंद जो डोटी का राजा था उसको कर देता था। डोटी के राजा मल्लवंशी थे, जिन्हें रेका राजा कहा जाता था, यानी कि ये रेका राजा को कर देता था। जो सोमचंद के समय जयदेव मल डोटी या राई का राजा था। तो कौन था वहाँ पे? जयदेव मल, जिसे रेका राजा कहते थे। जो मतलब डोटी का राजा होता था उसे रेका राजा कहते थे। मल वंश को प्रथम राजा वामदेव था, जिसकी राजधानी चंपा थी। वामदेव ने अपनी राजधानी का नाम अपनी इष्ट देवी चंपावती के नाम पर रखा हुआ था। क्या कह रहे हैं कि मलवंश का प्रथम राजा वामदेव था, जिसकी राजधानी चंपा थी। वामदेव ने अपनी राजधानी का नाम अपनी इष्ट देवी चंपावती के नाम पर रखा था, चंपा। और उसके बाद है सोमचंद का उत्तराधिकारी व दूसरा चंद शासक आत्मचंद कत्यूरी रानी से उत्पन्न पुत्र था, जिसने 20 वर्षों तक शासन किया था। तो क्या है? सोमचंद्र का जो उत्तराधिकारी था वो दूसरा चंद शासक आत्मचंद कत्यूरी रानी से उत्पन्न, मतलब आत्मचंद की जो पत्नी थी कत्यूरी रानी, उनसे उत्पन्न पुत्र था, जिसने 20 वर्षों तक शासन किया था। तो तीसरे चंद शासक थे पूर्णचंद, जिन्होंने 1066 से 1084 ईस्वी तक शासन किया। फिर है इंद्रचंद और उनके उत्तराधिकारी। चौथा चंद शासक इंद्रचंद ने नेपाल मार्ग से चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। तो क्या कह रहे हैं कि जो चौथा शासक था इंद्रचंद, उसने नेपाल मार्ग से, नेपाल का जो रास्ता था वहाँ से चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करे थे। तो एटकिंसन जी कहते हैं कि रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ इंद्रचंद ने किया था और रेशमी वस्त्रों का रंग पक्का करने के लिए कुमाऊँ में झूठी खबरें फैलाने की प्रथा थी, जिसे पटरंग वाली प्रथा कहलाते थे। उसमें ऐसा होता था, पटरंग वाली प्रथा में क्या होता था आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे हुए हैं तो आपको पता होगा। इंद्रचंद राजा बड़ा घमंडी था, जो कि अपने को इंद्र के समान समझता था। ऐसा माना जाता है कि इंद्रचंद जो था वो काफ़ी घमंडी किस्म का राजा था। इंद्रचंद का उत्तराधिकारी जो था संसार चंद था, जिसके पश्चात चंद शासक क्रमशः सुधाचंद, हरिचंद, वीणाचंद बने। वीणाचंद कुमाऊँ का विलासी राजा था, जिसको खस राजाओं ने पराजित किया था। विलासी राजा मतलब जो सिर्फ भोग विलास की वस्तुओं पर ही उसका ध्यान रहता था, तो वीणाचंद था, जिसको खस राजाओं ने पराजित कर लिया था। फिर वीरचंद ने खस राजाओं को हराकर पुनः राज्य पर, कब मतलब जब वीणाचंद जब राज्य करता था तो उस समय विलासी राजा होने के कारण खसों से पराजित हो गया था।
तो उसके बाद कुमाऊं में खस राजाओं का शासन रहा। फिर उसके बाद वीरचंद ने खस राजाओं को हराकर पुनः राज्य पर कब्जा किया था। अशोक चल के समय चंद शासक की वीरचंद था, जिसकी मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई थी। क्या अशोक चल के समय चंद शासक वीरचंद था जिसकी मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई। वीरचंद का उत्तराधिकारी था नरचंद, लगभग 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। तो वीरचंद का जो उत्तराधिकारी था वो नरचंद था, उत्तराधिकारी नरचंद था, जो कि 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसके बाद है अशोक चल है हमारे पास। फिर अडोटी के राजा जो था वो अशोक चल था, जो कि कामादेश या काली कुमाऊं व केदार भूमि आक्रमण पर कर कत्यूरी राज्य के कुछ भाग को अपने अधिकार में कर लिया था इसने। अशोक चल ने तो डोटी का राजा था, इसने काली कुमाऊं को व केदार भूमि का आक्रमण करा था वहाँ पे, और कर कत्यूरी राज्य के जो कुछ भाग था वो अपने अधीन कर लिया था इस अशोक चल ने। डोटी का राजा था ये। तो अशोक चल के आक्रमण की जानकारी जो मिलती है वो 1191 ईस्वी के गोपेश्वर त्रिशूल लेख से मिलती है और 1209 ईस्वी के बाड़ाहाट त्रिशूल लेख से मिलती है। पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया शिलालेख में अशोक चल को खसदेश राजाधिराज कहा गया है। तो क्या कहा गया है पुरुषोत्तम सिंह को? बोधगया शिलालेख में अशोक चल को खसदेश का राजाधिराज कहा गया है। अशोक चल को पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया अभिलेखों से पता चलता है कि कामादेश काली कुमाऊं पर अशोक चल के सामंत पुरुषोत्तम सिंह के वंशजों का शासक था, जो कि संभवतः 1180 ईस्वी से 1210 ईस्वी के बीच था, जिसकी राजधानी चक्रवाल थी। क्या कह रहा है कि पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया अभिलेख से पता चलता है कि कामदेश यानी कि काली कुमाऊं पर अशोक चल के सामंत पुरुषोत्तम सिंह के वंशज का शासक था, जो कि 1180 से 1210 के बीच रहा, जिसकी राजधानी कहाँ थी? चक्रवाल में थी। गोपेश्वर लेख से पता चलता है कि अशोक चल को गौड़ वंश और वैरात कुल व नेपाल दुलु का निवासी बताया गया है, जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक चल कहाँ का था? गौड़ वंश का था, वैरात कुल का, नेपालवासी था, जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक चल का राज्य बाड़ाहाट से लेकर बैरात था और पश्चिम नेपाल से लेकर दक्षिण में शिवालिक पहाड़ी तक विस्तृत था। अशोक चल का जो राज्य था वो बाड़ाहाट से लेकर बैरात था और पश्चिम नेपाल से लेकर दक्षिण की शिवालिक पहाड़ी तक फैला हुआ था। अशोक चल का जो राज्य था वो 3 चक्रों में विभक्त था, बैरात, कामदेश और केदार भूमि। कहाँ तक 3 चक्रों में था? बैरात, कामदेश और केदार भूमि 3 भागों में विभक्त था। ये था हमारा अशोक चल। फिर है क्राचल देव। तो अशोक चल की मृत्यु के बाद डोटी पर क्राचल देव का आधिपत्य हो गया था, जो कि 1212 ईस्वी में रहा। क्राचल देव ने जो काली कुमाऊं थे वहाँ से स्वतंत्र हो चुके खस राजाओं को पुनः विजय कर लिया और छोटे समय मतलब कम समय में ही काली कुमाऊं पर अपना अधिकार कर लिया था क्राचल देव ने। ठीक है, तो कब था इसका शासक? 1212 ईस्वी में। चंपावत के बालेश्वर मंदिर के दानपत्र से क्राचल देव का 1223 ईस्वी का एक लेख प्राप्त होता है। कहाँ से? बालेश्वर मंदिर से इसका क्राचल देव का एक लेख प्राप्त हुआ है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से। क्राचल देव के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त लेख में 10 मांडलिक राजाओं का नाम मिलता है, जिसमें से कि 3 चंद्रवंशीय मांडलिक राजाओं का उल्लेख भी किया गया है। उसके बाद है मांडलिक ऐसे सामंत होते थे जो अपने अधिपति के अधीन शासन चलाते थे। तो मतलब मांडलिक राजा वो होते थे जो अपने अधिपति के अधीन शासन को चलाते थे, उसे मांडलिक राजा कहते थे। उसके बाद है क्राचल देव के समय निर्माण की 2 शैलियाँ थी, कत्यूरी शैली और नाग शैली। कत्यूरी शैली थी जिसमें मंदिर का जो शिखर था वो उभरा और ऊंचा होता था, और नाग शैली में शिखर नीचे, इसमें मंदिर का शिखर जो था थोड़ा नीचे होता था। तो ये था क्राचल देव। उसके बाद है चंदवंश का थोहर चंद। तो रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल 1813 ईस्वी के लेखक डब्ल्यू फ्रेजर ने हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर चंदवंश का संस्थापक थोहर चंद को माना है। क्या कह रहे हैं कि रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल के जो लेखक हैं डब्ल्यू फ्रेजर बुक है ये, तो उसमें हर्षदेव जोशी ने हर्षदेव का जो विवरण है उसके आधार पर चंदवंश का जो संस्थापक है वो थोहर चंद को माना गया है। ठीक, तो उसके बाद है किंगडम ऑफ नेपाल के जो लेखक हैं फ्रांसिस हैमिल्टन ने लिखा है कि थोहर चंद झोसी से आकर नेपाल का राजा था, जो कि यहाँ की नौकरी करता था। नेपाल का राजा के यहाँ नौकरी करता था। कौन करता था? थोहर चंद नेपाल के जो राजा था उसके यहाँ पर ये नौकरी करता था। और उसके बाद ये जो बुक है किंगडम ऑफ नेपाल हैमिल्टन की, उसने कहा है कि ये जोशी से आकर नेपाल का जो राजा था उसके यहाँ पे नौकरी करता था। हर्षदेव जोशी ने कहा है थोहर चंद को कुमाऊं के चंदवंश का संस्थापक मानते हैं। तो हर्षदेव जोशी कहते हैं कि थोहर चंद जो है कुमाऊं वंश के संस्थापक थे। और ऐसा ही है कि सोमचंद को किसने कहा था संस्थापक? कमेंट करके आप मुझे बताएंगे।
थोहरचंद का उत्तराधिकारी जो था कल्याण चंद प्रथम था, जिसके बाद क्रमशः त्रिलोक चंद और अभय चंद का नाम आता है। क्या कहते हैं, थोहरचंद का जो उत्तराधिकारी था वो कल्याण चंद्र था, जो कि कल्याण चंद प्रथम था, जिसके बाद त्रिलोक चंद और अभय चंद का नाम आता है। अभय चंद पहला चंद शासक था जिसका प्रामाणिक सूचना एवं स्वयं के अभिलेखों से मिलती है। अभय चंद के स्वयं के लेखों से ही पता चलता था कि ये एक प्रामाणिक शासक है, मतलब इसके खुद के ही प्रमाण हैं, इससे पता चलता है कि अभय चंद भी चंद शासक था। अभय चंद का जो प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है वो 1360 ईस्वी का है, जो कि चंपावत के मानेश्वर नौले से प्राप्त हुआ है। क्या कह रहे हैं कि अभय चंद का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख 1360 ईस्वी का है, जो कि चंपावत के मानेश्वर नौले से प्राप्त हुआ है। करमचंद एक वर्ष शासन करने के बाद मणिकोटी राजा के पास चला गया था, जिसके पश्चात ज्ञानचंद गद्दी पर बैठा था। क्या कह रहे, करमचंद के एक वर्ष शासन करने के बाद मणिकोटी राजा के पास चला गया था, जिसके पश्चात ज्ञानचंद को गद्दी पर बैठना पड़ा था। तो ये था हमारा थोहरचंद। इसके बाद है ज्ञानचंद। तो चंदवासत का गरुड़ ज्ञानचंद, इसे गरुड़ की उपाधि दी गई थी, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो ज्ञानचंद जो था 29वां चंद शासक गरुड़ ज्ञानचंद 1375 ईस्वी से 1420 ईस्वी तक इसने शासन किया था, जो कि सबसे ज़्यादा शासन गरुड़ ज्ञानचंद ने ही करा था। 1378 ईस्वी का एक ताम्रपत्र है जो जिसमें कि अभय चंद का वार्षिक श्राद्ध ज्ञानचंद के द्वारा कराने का विवरण मिलता है। तो जो अभय चंद का वार्षिक श्राद्ध था वो किसने कराया था, ज्ञानचंद ने कराया था। ज्ञानचंद का पहला शासक था ज्ञानचंद, जो कि दिल्ली के दरबार में गया था, जिसके समय दिल्ली का जो सुल्तान था वो फिरोज शाह तुगलक था। तो ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दिल्ली दरबार में गया था। फिरोज शाह तुगलक ने ही इसे ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी, जिसे तराई का क्षेत्र का ज्ञानचंद को सौंपा गया था। मतलब तुगलक ने ही इसे गरुड़ की उपाधि दी और तराई का क्षेत्र जो था वो ज्ञानचंद के अधीन कर लिया था। एटकिंसन के अनुसार उस समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 51 ईस्वी तक था। ज्ञानचंद के समय तराई भाबर क्षेत्र में कटेरियों के शासन था। क्या कह रहे हैं कि ज्ञानचंद का जो समय था उस समय तराई भाबर के क्षेत्र में कटेरियों का शासन था। ज्ञानचंद का राजचिन्ह गरुड़ था, और जो कि विष्णु का उपासक था। जो ज्ञानचंद जो था वो किसका उपासक था, विष्णु का। सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को राजाधिराज महाराज का उपाधि दी गई है। तो सेरा का जो खड़कोट ताम्रपत्र है उसमें ज्ञानचंद को राजाधिराज की उपाधि प्राप्त है। सोर का विजेता गरुड़ ज्ञानचंद को कहते हैं। मजिरा का जो ताम्रपत्र है ज्ञानचंद के समय एकमात्र सामंत राजा विजय बम था। तो उसके अनुसार जो मजिरा का ताम्रपत्र है उसमें उसके अनुसार ज्ञानचंद का जो समय था एकमात्र सामंत राजा था, जिसका नाम था विजय बम। गोबासा ताम्रपत्र में ज्ञानचंद ने 1418 ईस्वी में देवराज तिवाड़ी को 1 ग्राम की वृत्ति दान में दी थी। तो गोबासा का जो ताम्रपत्र मिला है उसमें ज्ञानचंद ने 1418 ईस्वी में देवराज तिवाड़ी को 1 ग्राम की वृत्ति दान में दी थी। दरबारी व्यक्ति जस शाह कमलेखी ख्वास के कहने पर नीलू कठैत के 2 बेटों की आंखें निकलवा दी थी। तो दरबारी व्यक्ति जो जस शाह कमलेखी था, ख्वास के कहने पर इसने नीलू कठैत जो कि सेनापति था उसके 2 बेटों की आंखें निकलवा दी थी। तो नीलू कठायत ज्ञानचंद का वीरवान सेनापति था, जो कि कपरौली गांव का रहने वाला था, जिसे राजा ने कुम्या खिल्लत की उपाधि दी थी। यह एक प्रकार की पोशाक होती थी। तो गरुड़ ज्ञानचंद का उत्तराधिकारी कौन था, हरिचंद और ध्यानचंद। तो नीलू कठायत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पटवारी 2026 का जो 14 जून को पेपर हुआ था उसमें भी नीलू कठायत के 2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ना है और फिर रिवीजन करना है, तो आपको ये जो टॉपिक है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। इसके बाद है चंद शासक का उद्यानचंद। तो गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत के धोखे से मार दिया था। तो गरुड़ ज्ञानचंद ने क्या करा था कि जो नीलू कठायत को धोखे से मार दिया था, जिस पर अत्याचारपूर्ण कार्य से उद्यानचंद को आत्मग्लानि हुई थी, जिस कारण इन्होंने कई स्थानों में मंदिर व नौले बनवाए थे। तो ध्यानचंद को आत्मग्लानि हुई, जिस कारण इन्होंने कुमाऊं का जो क्षेत्र है वहाँ पे कई मंदिर और नौले बनवाए थे। मतलब ये गरुड़ ज्ञानचंद ने के जो नीलू कठाए थे धोखे से मार दिया था इन्होंने इसको। तो उसके बाद इनको बहुत वो हुआ कि यार मैंने गलती कर दी, तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने वहाँ पे काफ़ी उसके बाद अच्छे हो गए थे। तो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार ध्यानचंद ने चंपावत में बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और 1 साल बाद मालगुजारी ताम्रपत्र तमाम प्रजा की माफ़ कर दी थी। जो मालगुजारी का तमाम प्रजा था उसे माफ़ कर दिया था इन्होंने, कि मतलब वहाँ पे कर लेते थे। तो 1423 ईस्वी के बालेश्वर मंदिर का जो ताम्रपत्र है उसे संबंध था विक्रम देव से था, जिसने उद्यानचंद राजा स्वरूप बालेश्वर मंदिर का कार्य पूर्ण कराया था, जिसमें ब्राह्मण कुंज शर्मा तिवारी ने योगदान दिया हुआ था।
ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि 1423 ईस्वी के बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र का संबंध जो है वो विक्रम चंद से है, जिसने कि जो विक्रम चंद है उन्होंने उद्यान चंद द्वारा शुरू जो बालेश्वर मंदिर का कार्य था उसको पूर्ण कराया था, और विक्रम चंद ने ब्राह्मण कुंज शर्मा तिवारी ने योगदान दिया था इनके साथ जो बालेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। बालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यान चंद ने गुजरती ब्राह्मण कुंज शर्मा तिवारी को भूमिदान की बात सामने आई है, जिसमें कि साक्षीगण के रूप में पंतन वीसी का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है वर्तमान के संदर्भ में कचहरी। तो पंतन वीसी को क्या कहते हैं? कचहरी कहते हैं वर्तमान समय में। क्या कह रहा है कि जो बालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यान चंद ने गुजराती ब्राह्मण कुंज जो शर्मा तिवारी है उसको भूमिदान दी थी, जिसमें कि जो साक्षी माना गया है वो पंतन वीसी यानी कचहरी को माना गया है। तो ये था हमारा चंद शासक उद्यान चंद।